पहुंचा है फुरफुरा शरीफ, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं आप समझ सकते हैं वो बवाल जो एक तरफ सियासी संग्राम के रूप में है तो दूसरी तरफ जुबानी जंग में है। लेकिन ये जुबानी जंग और इसका स्तर कितना गिर गया है इस रिपोर्ट से आप समझेंगे। ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी है और दिलीप घोष बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अब उन्हें सारी चोट बर्मुडा पहन लेना चाहिए। देखिए पहले ये रिपोर्ट। दीदी व्हील चेयर पर बैठकर राजनीति की चालें चल रही हैं और इसी पर बंगाल में अब महाभारत छिड़ी है। अरे निर्वाचने যদি আমরা জিততে না পারি কৃষকদের জমি আজ লুট করে নিচ্ছে। अपनी रैलियों में भीड़ के बीच ममता बनर्जी अपने पैर का प्लास्टर दिखाती है और बीजेपी को हराने की सीधे चुनौती देती है। और ममता के इसी चोटिल पैर पर बंगाल में खेला हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने जुबान की मर्यादा लांघते हुए दीदी के टूटे हुए पैर पर विवादित बयान दे दिया है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पैर पर चढ़े प्लास्टर को लेकर जो टिप्पणी की है उसे बेहद गौर से सुनिएगा। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। तो सुना आपने, दिलीप घोष ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं उन्हें साड़ी नहीं बल्कि बरमूडा पहनना चाहिए। दिलीप घोष के इस बयान पर संग्राम छिड़ना तय है। टीएमसी बरमूडा वाले बयान पर तिलमिला गई है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने तुरंत दिलीप घोष का पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा, बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में पूछा कि ममता दीदी ने साड़ी क्यों पहनी है। उन्हें अपने पैर बेहतर दिखाने के लिए बरमूडा शॉर्ट्स पहनने चाहिए और इन बंदरों को लगता है कि वे बंगाल जीतने जा रहे हैं। एक्चुअली दिलीप घोष जो कल्चर में है, कल्चर से पड़े हुए हैं, नागपुर में वहाँ का हाफ पैंट का ही बरमूडा का ही वो तरीका है। उधर में बरमूडा ही चलता है। दिलीप घोष को इलाज उसका पार्टी का ही इलाज होगा या बीमारी खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी पांव तले राजनीति चल रही हैं और बंगाल की जनता को बता रही हैं कि उनके पैर में चोट है, प्लास्टर है, फिर भी वो जनता के बीच आ रही हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी चोट के पीछे बीजेपी की साजिश है, लेकिन वो बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगी। আজকে আমি এখানে এসেছি কেন জানেন? আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। আমাকে ভয় পাচ্ছিল বলে ভাবছিল ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি বেরোলে বিজেপি গোহারা হারবে, তাই ওর পাটাকে জব্দ করে দে। কিন্তু ওরা জানে না যে আমি ভাঙি তবু আমি মচকাই না। আমার একটা পা খারাপ হলেও আমার মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আজকে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমি মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আমার সম্মান রক্ষা করছি। ममता बनर्जी ने चोटिल पाव की राजनीति खेली तो बंगाल में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाले अमित शाह ने दीदी को चैलेंज दे दिया कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री ने भी ममता बनर्जी के पांव की चोट पर बयान दिया। उन्होंने इसे सहानुभूति दिखाकर वोट बटोरने की राजनीति बताया। पैर में लगी चोट के बाद वो व्हील चेयर पर हैं और कह रही हैं घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। चुनाव में तो कई लोगों को कई बार चोट लग जाती है दौड़ धूप में, और किसी ने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, यह बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लेकिन ममता के चोटिल पैर पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष की जुबान कुछ ज्यादा ही खुल गई। अब बवाल दिलीप घोष के बरमूडा वाले बयान पर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।
अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से जरा करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सौरभ सिकदर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सीधे जुड़ गए हैं, वारिस पठान हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, रिजू दत्ता TMC का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी RSS के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सिकदर साहब, ममता बनर्जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या शोभा देता है? आपके बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, और वो कह रहे हैं साड़ी नहीं पैर में चोटने लगी है, बर्मुडा पहन लीजिए। ये क्या कर दिया है आपने? सत्ता कुर्सी की आंधी में अब भाषा का ये स्तर गिरेगा। क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या बोल रहे थे दिलीप घोष? नहीं अंजना जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दिलीप घोष जी ने जो ड्रामा ये चल रहा है वो उसी के परिप्रेक्षित में ये बात बोला है। और बर्मुडा तो देश में कोई बैन तो है नहीं कि बर्मुडा लड़कियां नहीं पहनते, ऐसे तो बात नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कि लड़की अपना पोशाक अपना हिसाब से पहन सकती है, जा सकती है, तो इसमें ये बोलने के लिए बोला है कि बार बार जो है ये पैर का चोट को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, तो चोट है चलने फिरने में आसानी होगा इसलिए बोला होगा कि आप बर्मुडा पहन लीजिए। बर्मुडा तो इस देश में बैन तो नहीं है ना। बर्मुडा पहनना तो कोई अश्लीलता तो नहीं है उसमें, बर्मुडा तो पहनते हैं, केपरी पहनते हैं लड़कियां, तो इसमें इसको लेके मतलब कहां से ये हो गया कि किसी नारी का अपमान कर दिया दिलीप दा ने? हाँ जरूर सुन रहे हैं, जरूर सुन रहे हैं। अपने आप को सुन रहे हैं, आप अपने आप को जरूर सुन रहे हैं। क्या आप अपनी माँ, अपनी दीदी, अपने परिवार के लोगों को इस तरह से बोलेंगे? क्या आप अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार में अपनी माँ को, अंजना जी आप एक बात बताइए, बर्मुडा पहनना, बर्मुडा कोई अश्लील पोशाक है क्या? ये पहले बताइए, बर्मुडा कोई अश्लील पोशाक है क्या? सवाल से मत भागिए। एक नारी के ठीक है, मैं समझ गई, मैं आपसे की बात समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप उल्टा सवाल मत पूछिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अपनी दीदी, अपनी माँ, अपनी दादी को ऐसा बोलेंगे कि बर्मुडा अगर कोई अश्लील पोशाक नहीं है तो बर्मुडा तो घर में लड़कियां पहनती है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर क्या ये सलाह आप अपने घर में देंगे अपनी माँ को, अपनी दीदी को? अगर वो लोग कोई भी बर्मुडा पहन के कोई भी नारी कंफर्टेबल होते हैं, पहन सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर ये अश्लील पोशाक है, ये पहनना अगर मना है, ना कि हाँ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, तब से घुमा रहे हैं आप, आपका रिकॉर्ड अटका हुआ है। हाँ अंजना जी बोलिए ना दादा, आप बोलिए। आपको लगता है कि हाँ मैं बोलूंगा, अपनी बहन को भी, अपनी माँ को, अपनी दीदी को बोलूंगा, आप बोल दीजिए या नहीं बोलूंगा? किसी को भी बर्मुडा पहन के अगर कंफर्टेबल फील यही था जो नहीं समझ रहे थे। अपनी रुचि, अपना चॉइस, अपनी पसंद, अपना फैसला, आप या कोई और कुछ नहीं होता है किसी को सुझाव देने वाला कि ये पहनो या वो पहनो। ठीक है, अब रुक जाइए, अब आ रही हूँ। रिजू दत्ता वो कह रहे हैं कि बताइए इसमें देश में लोग पहनते हैं इसलिए उन्होंने बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का, ठीक है, ठीक ममता बनर्जी, उनका ये आरोप है कि वो अपने तरीके से एक चोट पर ड्रामा कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जी ने भी बोला है, बीजेपी के एक सेकंड बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री ने भी कहा है कि अपनी चोट पर मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जो उनको चोट लगी है वो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास है, वो उनको भी पता है क्या हुआ है। बट सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब उनको ये चोट लगा था, ये हादसा बोलिए, ये आक्रमण उनके ऊपर हुआ था नंदीग्राम में, वहां नंदीग्राम से निकलने से पहले ही बीजेपी के लीडर सब ट्वीट करने लगे ये ड्रामा है ड्रामा। तो ये जो इनका जो पुरुषवाद का पार्टी है, इसी से तो पता चलता है। आप बोलिए ना कि जो अभी बीजेपी के सबसे बड़े स्तर के नेता हैं वो सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने आरएसएस काल में भी हाफ पैंट पहना था, बट आज जब वो वरिष्ठ नेता है वो खुद हाफ पैंट नहीं पहनते। और एक 66 साल की एक औरत जो सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है, हमारी माँ की तरह है, उनके बारे में कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करता है? हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग तो लड़के हैं, क्या हम अभी हाफ पैंट पहन के राजनीति के मैदान में उतरेंगे? ये क्या तरीका है बात करने का अंजना जी? और ये लोग बात करते हैं नारी सशक्तिकरण, ये लोग सुन लीजिए
आपका पैर टूट गया, फूल पे बोला पहनने में आप क्या? 33% वीमेन को। ठीक है सौरभ जी मैं आपसे जवाब ले लूंगी दादा, जवाब ले लूंगी दादा, उनको पूरा करने दो। दत्ता जी पूरा कीजिए। अंजना जी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, इन्होंने एक मैनिफेस्टो प्रकाश किया क्योंकि इनके मैनिफेस्टो। हेलो, मैं बोल दूं अंजना जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इनको एक मैनिफेस्टो प्रकाश किया जिनमें इन्होंने महिला वोट, बंगाल का महिला वोट को देख के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये मैनिफेस्टो में 10 झूठ लिख दिया। तो वो मैनिफेस्टो प्रकाश होने के बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक 66 साल की औरत, उम्रदराज औरत, जो कि एक बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, इस भारतवर्ष की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उनको बोल रही है हाफ पैंट पहनने के लिए, अपनी चोट दिखाने के लिए। मैं तो ये इससे नीच कोई शब्द हो ही नहीं सकता। और आप इसको कंपेयर करें कि महिमा मोइत्रो कैसे रिएक्ट कर रही है, अरे दुनिया का कोई भी नारी ऐसे रिएक्ट करेगा। आज हम लोग राजनीति में, हम लोग मर्द है क्या, हम लोग हाफ पैंट पहन के रैली करते हैं? ये कोई तरीका है बात करने का? मुझे तो बात से भी घिन है और ऐसे नेताओं से भी घिन है कि ये लोग किस कल्चर से बड़े। जल्दी से सौरभ दा एक बार जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं आ रही हूँ। ठीक है, अन्य मेहमानों के पास जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी से सौरभ दा एक छोटा सा रिस्पॉन्स। मैं यही बोल रहा हूँ, ये बात के परिप्रेक्षित में बोला है कि अगर उनको साड़ी पहनने में दिक्कत हो रहा है, टूटा हुआ पैर लेके, तो बरमूडा पहन सकते हैं। क्या ये इसको दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो दिलीप घोष का लुकआउट नहीं है। आप नहीं जानते क्या? इसका मतलब ये अंदर बोलेगी, दिलीप घोष को अगर कंफर्टेबल है तो वो हाफ पैंट पहन के घूमे ना, वो टॉपलेस भी घूमे। अगर दिलीप घोष को कवर, वो अपना सोच अपने पास रखे ना, वो उनको क्या पहनना है वो खुद सोचे, वो दूसरों को क्यों बताने जा रहे हैं? और वो भी एक औरत को, 66 ईयर ओल्ड। यू आर टॉप सौरभ जी, आप एक 66 साल की, क्या आप आपकी दादी को बोलेंगे आप कंफर्टेबल है तो हाफ पैंट पहन के घूमिए मॉल में? ये कोई तरीका है बात करने का? देखिए सौरभ जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, बट डोंट ट्राई टू डिफेंड द अनडिफेंसिबल। कॉल अ स्पेड एज स्पेड। अगर गलत है तो सौरभ जी आप आपके प्रेसिडेंट से मत करिए, अगर गलत है तो बोल दीजिए गलत है, बात खत्म हो गई। नहीं, अगर गलत है तो सौरभ जी आपके प्रेसिडेंट को आपको तेल मारने का जरूरत नहीं है, आप बोल दीजिए वो गलत है, बात खत्म हो गया ना। वो माफी मांग लेंगे, आप बोल दीजिए प्रवक्ता के तौर पर उसने गलत बात बोला, बात खत्म हो गया। चलिए ठीक है, संगीत रागी जी को दिखाइए, संगीत रागी वारिस पठान को दिखाइए। पूरा बंगाल ठीक हो जाए, फिर आ जाए वो। देखिए भाषा का स्तर दोनों तरफ से गिर रहा है। किसी को ना, जैसे अगर महुआ मोइत्रा ने किसी को बंदर बोला तो वो संगीत रागी जी गलत है, फिर मैं इसके बाद पठान साहब तुरंत आपका रिएक्शन लूंगी, वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीजेपी वाले कई नेता बारी बारी से, किसी को रिप्ड जीन्स में प्रॉब्लम है, कोई कहता है साड़ी नहीं, अब पैर टूट गया तो आप बरमूडा पहन लो। मतलब इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है कि क्या महिलाओं को सुझाव दें कि अब आप ये पहनिए, अब वो पहनिए, अब यही काम बाकी रह गया है क्या? और वो भी चुनावों में बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के ऐसा बोले, ये मर्यादा को लांघना नहीं है तो क्या है मिस्टर रागी? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को एक ट्विस्ट दिया जा रहा है एक सहानुभूति पैदा करने के लिए। आप जब आपको पैर टूटता है, आपका ऑपरेशन होता है, तो आप किसी महिला को, या वो मेरी माँ हो या कोई मेरी बहन ही हो, वो उसको हॉस्पिटल में नाइटी भी पहनने के लिए किया जाता, जो भी चीज़ उसके लिए कंफर्टेबल है। और ममता बनर्जी जी के लिए कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अश्लील ऐसी बातें हैं, उसको एक ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पर एक छोटी सी एक और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए, ममता बनर्जी की जी को जो चोट लगी है उस पर वो स्वयं राजनीति कर रहे हैं कि मुझ पर हमला हुआ है। हमले, पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है कि हमला नहीं हुआ था, वो कह रही हैं बार बार हमला हुआ था। वो कह रही हैं बीजेपी ने हमला करवाया है, इसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में जा रही हूं। तो इसका राजनीतिकरण वो स्वयं कर रही हैं। पहले दिन ही ये बात हुई थी कि मेडिकल रिपोर्ट के बारे में लोगों की संशय है। अमित शाह जी ने भी कहा कि आप मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। क्या कोई ऐसा आवश्यकता थी कि क्या कोई प्लास्टर लगाने की आवश्यकता थी भी या नहीं थी? हाँ। या बंगाल की में आपकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक रही है, इसके कारण आपको सहानुभूति वोट जो है वो आप उगाहने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आपने इस चीज का सहारा लिया है। ये तो बंगाल की जनता, यदि आप बंगाल में लोगों से बात करें तो बंगाल के लोग भी कह रहे हैं।
ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस विमर्श को इस आधार पर कि ठीक है, इसका जवाब लेंगे। ने कह दिया इसका जवाब कि रिजू भाई दत्ता इसमें जी से यदि आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप बार बार जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं देखिए, कि हमको मैं ये समझ दिक्कतें गई। हो आप रही कह हैं, रहे हैं कि हमको ये ममता दिक्कतें बनर्जी हो रही विक्टिम हैं। कार्ड खेल रही तो है। ऐसी ठीक है, स्थिति में ठीक है, कोई ठीक है। मैं रिजू प्लीज अपनी बारी में ममता बनर्जी जी ने प्रधानमंत्री के वारिस पठान साहब, वारिस पठान साहब, देखिए नड्डा हमने जी आज के लिए एआई और बाकी ठीक है लोगों ठीक है के लिए रागी जी, कैसे हमने कैसे एआईएमआईएम की तरफ से आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ने अब अनाउंस कर दिया है कि वो चुनाव बंगाल में लड़ने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि चर्चा तो मुस्लिम फैक्टर एम फैक्टर पर होनी थी, लेकिन ये पूरा बयानबाजी जो है वो भी चुनावी मैदान में आ गया है। ममता बनर्जी की चोट पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। आज फुरफुरा शरीफ से हमारा शो हो रहा है, देखना है कि अब्बास सिद्दीकी जिनके साथ आपने अलायंस करने की कोशिश एक वक्त पर की थी लेकिन बात बनी नहीं, वो अब सेक्युलर फ्रंट लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन पहले ये बताइए, ममता दी की चोट पर इस तरह की पॉलिटिक्स और बयानबाजी आप लोग किस तरह से देखते हैं इसे? क्या आपको भी इसमें ड्रामा नजर आता है जैसा बीजेपी को? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं दिलीप घोष के इस बयान का खंडन करना चाहता हूं जो भी उन्होंने कहा कि आप साड़ी मत पहनिए और आप बरमूडा शॉर्ट्स पहन के घूमिए। ये कि हमारी देश की एक महिला है, महिला का सम्मान करना हम सबका फर्ज है और हमारी माँ की बराबर की उम्र की ममता दीदी है। हाँ, हमारा उनके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा, हम उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं, काफी चीजें हमारी उनकी नहीं मिलती है, मगर बीजेपी की आदत पड़ चुकी है महिलाओं का अपमान करना, पूरे देश की महिलाओं को कभी रिप्ड जींस के नाम के ऊपर। और कल ही आपने महिलाओं का तो कितना अपमान किया, आप तो देख लिया बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने क्या किया, महिला एमएलए को निकाल के पुलिस ने मारा। तो महिलाओं का सम्मान करना तो भाजपा सरकार टोटल भूल ही चुकी है। अब ये चुनाव के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना क्या आपको शोभा देता है? कोई अगर दिलीप घोष की मां को बोलेगा कि तुम बरमूडा पहन के घूमो रास्ते में, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर वहीं पर देखा जा रहा है कि भाजपा वाले, मोदी जी हमेशा महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, मगर आए दिन नारी का अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं? मतलब ये जुमले वाली सरकार तो सिद्ध हो रही है ना। देखिए, आपके पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं बचे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे अनाप शराब। पब्लिक आपसे सवाल कर रही है पेट्रोल डीजल गैस के दामों की, आपके पास उनके जवाब नहीं है। पब्लिक आपसे सवाल कर रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, करोड़ों लोग रोजगार खो चुके हैं, सौरभ जी आपके पास जवाब नहीं है। सौरभ जी, अगर आपको वाकई ममता जी की चोट पर ही बात करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, तो बेहतर तरीके हो सकते हैं। जवाब दीजिए जो वारिस जी कह रहे हैं उसका। सौरभ जी, मैं तो अंजना जी, मैं तो वही कहने का कोशिश कर रहा हूं, अगर उसको वारिस पठान साहब की पार्टी को, एक सेकंड सवाल तो सुनिए सौरभ जी, पहले सवाल सुनिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए ममता बनर्जी ने एक वक्त पर कहा कि उनको तो पैसे दिए हैं बीजेपी ने, वो उनकी बी टीम है, लेकिन उनके प्रवक्ता भी आज उनका साइड ले रहे हैं इस मुद्दे पर। जवाब दीजिए सौरभ जी। नहीं, वो किनका साइड लेंगे वो तो उसका स्वाधीनता है ना, वो किसके लिए बोलेंगे किसके लिए नहीं बोलेंगे ये तो मैं नहीं तय कर सकता। डिफरेंस तो है, उसका अपना चॉइस है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहेंगे, मगर एक नारी का सम्मान तो करना सीखो। आप कब तक आप नारी का अपमान करते रहोगे हमारे देश के अंदर? कभी रिप जींस के नाम के ऊपर, कभी महिलाओं को निकाल के मारा जाता है असेंबली के अंदर से। आप कभी सम्मान करना सीखे हो किसी नारी का? बस खाली वुमेन एम्पावरमेंट, नारी एम्पावरमेंट की आप बात करना जानते हो? हमारे देश की महिला हमारी माँ, हमारे देश की महिला हमारी बहन है, उसका इज्जत करना, उसका सम्मान करना सीखो पहले। अत्याचार होता है यहाँ पे आगे चपटी तवा में रोटी सेकने के लिए कहाँ आप लोग, आपसे सीखना पड़ेगा। बंगाल के लोगों को आपसे सीखना पड़ेगा नारी का सम्मान क्या होता है। आरएसएस वालों को आदत है चड्डी पहन के घूमने की, मगर नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता। देश की जनता नारी का अपमान किसी भी रीत में बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने भी कल वही किया है, नारियों को, हमारी एमएलए को बिहार के विधानसभा से निकाल के मारा गया रास्ते पर लाकर। क्या यही नारी का सम्मान है हमारे देश में? क्या अंजनी जी यही नारी का सम्मान रहेगा हमारे देश में? आप नारी है अंजना जी, जवाब दीजिए इस बात का। अरे आपसे विनती है, मेरा सुन लीजिए। ठीक है, अरे आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। गैस डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया, आपके पास उसको बचाने का कोई मुद्दा नहीं है। लोग बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, आपके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। किस तरह से आप लोगों को रोजगार देंगे? करने के लिए ये मुद्दा में सब लोग कर रहे हैं, पूरा बंगाल जानता है।
आप तो पूरा सीट में कैंडिडेट भी नहीं दे सकते हैं। बंगाल में आपका कोई वजूद ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। मीडिया के लिए कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आने वाले मुर्शिदाबाद में, वहां पर स्पीच देंगे, पब्लिक मीटिंग में बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं। वो आप फिक्र छोड़िए, हम तो विकल्प के तौर पे आ रहे हैं, हम एक ऑप्शन बन के आ रहे हैं वेस्ट बंगाल की जनता के सामने। टीएमसी, कांग्रेस या सीपीएम, इन्होंने माइनॉरिटी के वोट बैंक को अपना निजीकरण समझ लिया था, अपना बाप का राज समझ लिया था कि ये वोट हमारा ही, हमारे वोट जागीर है। अब एमआईएम आ रही है पर, और हम एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे वेस्ट बंगाल की जनता को। देखिए अंजना जी, ममता दीदी तो फ्रस्ट्रेटेड है ही। ममता दीदी जब से उन्होंने सुना है कि एमआईएम पे चुनाव लड़ने वाली है, उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है। मगर हम लड़ेंगे चुनाव, हम लड़ेंगे, क्योंकि आप भी देखिए नया जो 2021 का ये दिया है जो घोषणा पत्र, बिल्कुल माइनॉरिटी के लिए क्या है, पहले के बनिस्बत सीटें भी कम कर दी है। माइनॉरिटी नाराज है, माइनॉरिटी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ, उर्दू के लिए कुछ नहीं हुआ है वहां पर। तो आज एमआईएम जब आएगी, हम एक बेटर ऑप्शन देंगे, क्योंकि अब आप लोगों का खेल खत्म, ना टीएमसी रहेगी ना बीजेपी रहेगी। लोगों की मोहब्बत, लोगों की दुआ असद ओवैसी साहब और एमआईएम के साथ रहेगी। देश देखेगा, आप भी देखेंगे। लेकिन हम इतनी ओछी राजनीति नहीं करते, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का अपमान नहीं करते। हमारी राजनीति के लिए हम डेवलपमेंट, विकास का ठीक है वारिस पठान जी, ओके वारिस पठान प्लीज। अच्छा अंजना जी, वारिस पठान जी को जवाब दे। और मैं फुरफुरा शरीफ में आज मौजूद हूँ। आप सोचिए कि कितनी तरफ जाएंगे। मुस्लिम वोटर को अब विकल्प मिला है। एक तरफ ओवैसी भी है, एक तरफ अब्बास सिद्दीकी भी है, एक तरफ अब्बास सिद्दीकी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी है, और फिर एक तरफ ममता बनर्जी भी है। तो उसके पास आज ऑप्शन है, विकल्प है। मैं जवाब दे रहा हूं आपको अंजना जी, बट मैं वारिस पठान जी को जवाब देने से पहले सौरभ सिकदर और बाकी लोगों को, बीजेपी और ये जो आरएसएस के रागी जी हैं, उनको भी बोलना चाहता हूं कि देखिए, कुछ चीजें इलेक्शन से बड़े होते हैं। इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगे बिगड़ेंगे, पर इस देश में औरतों का सम्मान होना चाहिए। ये जो चीज गलत है उसको गलत बोलना सीखिए, यही मेरा दरखास्त है आप लोगों से। अब मैं मुसलमान वोट बैंक पे आता हूं, और मुसलमान वोट बैंक का मैं इतना बता दूं अंजना जी कि आईएसएफ जो पार्टी है, पहले वो सेकुलर पार्टी नहीं है, वो सेकुलर का ढोंग करिए। ISF is not even recognized by the election commission in the Bengal election। इसीलिए वो लोग बिहार का एक पार्टी का चिन्ह को लेके यहाँ पर लड़ना चाह रहे हैं। दूसरा बात, ओवैसी साहब पहले आए थे इसी अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करने के लिए। फिर उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पर हम लोग उर्दू भाषी पार्टी है, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए वो वापस चले गए। और AIMIM के जितने भी पदाधिकार थे, जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, वो सारे TMC ज्वाइन कर लिए। तो इनका कैडर बेस अभी खत्म हो गया। और आखिर में आता हूँ बंगाल के मुसलमानों को। बंगाल का मुसलमान देख रहा है, एक बार वारिस जी मैं खत्म कर लूं, वारिस जी मैं खत्म हमारी टीमें आज भी वहाँ पर वर्क कर रही है, और ये कभी नहीं कहा था ओवैसी साहब ने कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल ही ओवैसी साहब का पब्लिक मीटिंग है। नहीं, आप रॉन्ग मैसेज अगर बैठ के यहाँ पर दोगे लोगों को, तो मैं तो रोकूंगा ना साहब आपको। कल ओवैसी साहब डिक्लेयर करेंगे कितनी जगहों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आप थोड़ा संयम रखिए, लेकिन ऐसा झूठी बात मत करिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। जो दत्ता आप जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि देखिए, आज अगर बंगाल के सामने ज्यादा विकल्प हैं, तो ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बंगाल को लेकर जिस तरह की उम्मीदें आपकी सरकार से थी, क्या वो पूरी हो पाई हैं, नहीं हो पाई हैं? एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा, और इसी में क्या जो आरोप बीजेपी का लगा है उसमें दम है। वो कहती है एक चोट को लेकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। रिजू, अगर आप मेरे सवाल को समझे, मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ बहुत सारे मैं समझ गया। ममता जी के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, बीजेपी कह रही है वो सहानुभूति वोट ले रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूँ अंजना जी, ममता बनर्जी का बंगाल में कोई विकल्प नहीं है। पहला तो ये बात, ममता बनर्जी छोड़ के बंगाल के लिए कोई सोचता नहीं है, क्योंकि अगर आप जो जितने सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं, तो एक भले ही वो इस बंगाल भारत का हिस्सा है और वो भी भारत का हिस्सा है, बट एक विकल्प हैदराबाद से है, तो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरा जो विकल्प है, जो स्टार कैंपेनर्स है बीजेपी का, वो मोदी जी हो या नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, वो कोई भी इस इलेक्शन में खड़े नहीं हुए हैं कि वो यहाँ पर रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। तो विकल्प तो सिर्फ ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का विकल्प ममता बनर्जी है। और रहा बात मुसलमान वोट का, जो जिसका बात आप कर रहे थे, तो ISF
सेकुलर नहीं है, ना उनको मान्यता मिला है इलेक्शन कमीशन का, ना उनके पास अपना सिंबल है, और दूसरा एआईएम है। एआईएमएम का कोई तो यहाँ पर जगह है ही नहीं, क्योंकि बंगाल के जो मुसलमान है उन्होंने देखा है कोरोना काल में और कोरोना के बाद आम्फान काल में उनके साथ और उनके पास खड़ी थी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। तब ना एआईएम यहाँ पर रोने आया था मुसलमान का दर्द देख के, ना बीजेपी आया था। ये लोग सब चुनावी मुसलमान, सौरभ सिकदर जवाब देना चाह रहे हैं। मुसलमान बन जाते। अरे रिजुदा, आपको याद दिला दे, जब कोरोना में सारे हमारे बंगाल के सारे मजदूर जब बाहर सारे स्टेटों में अटक गए थे, तो ये भाजपा थे जो इन लोगों का खबर लिया था। और ममता बनर्जी क्या क्या नाटक करके पहला ट्रेन से ले आया। पूरा दुनिया में बॉम्बे में इतना लेबर है, बैंगलोर में इतना लेबर, दिल्ली में थे, उन्होंने लिया ना, ट्रेन ले आया था। ये ना, ये दूध देने वाली गाय का जो थ्योरी है, ये थ्योरी बार बार जब दोहरा के भी देखा कोई काम नहीं हुआ। कुछ जर्नलिस्ट को भी घुमाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट है और गरीब मजदूरों के लिए आपके पास ट्रेन भी नहीं है सौरभ दा, जबकि रेलवे तो आपका ही सरकार का अंश है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हम तो ट्रेन देने चाह रहे थे, मोदी जी तो ट्रेन देने चाह रहे थे, ममता जी तो लिया ही नहीं। सबसे बाद में दीदी तो पैसा दे के लेके आए, तो आप पैसा नहीं लेते। अगर आपका दिल इतना दरिया दिल है तो आप पैसा नहीं लेते टीएमसी से। नहीं, तो रेलवेज ने टीएमसी से पैसा क्यों लिया ट्रेन देने के लिए? तो आपका इतना बड़ा दिल है तो पैसा नहीं लेते। लिया दादा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से लिया, सारा गवर्नमेंट ने दिया। इसका मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और टीएमसी एक ही है। हम लोग जो बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये टीएमसी सरकार के अधीन में, ये पार्टी ऑफिस से सरकार आप क्या बोल रहे हैं? बोल दिया, क्या बोल दिया? आज यूपी गवर्नमेंट तो बीजेपी के अंडर में है ना। आपने बोला है ना टीएमसी से पैसा क्यों लिया है? तो टीएमसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सरकार के अंडर में, ट्रेन तो स्टेट गवर्नमेंट तो रूल के मुताबिक पैसा मांगा गया था। तो रूल के मुताबिक वारिस पठान जी, रिजू दत्ता कह रहे हैं आप लोग चुनावी मुसलमान हैं। एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप लोग चुनावी मुस्लिम हैं, सिर्फ चुनावों के वक्त पे आपको अपना धर्म याद आता है, आप वहां पर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, लोग उनके साथ हैं और वो जानती हैं कि वहाँ के लोग जानते हैं कि ममता दी ही उनके साथ खड़ी रहेगी हमेशा। यही तो इनकी गलतफहमी है अंजना जी, यही तो इनकी गलतफहमी है अंजना जी। ये बीजेपी और ये ममता दीदी टीएमसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये इनका जो घमंड है कि हम ही विकल्प है, कोई हमको हरा नहीं सकता, यही इनको लेकर डूबता है दोनों को। लेकिन हम विकल्प के तौर पे आ रहे हैं और जो ये बोलते हैं ना कि हमारे साथ सिर्फ मुस्लिम ही है, ये गलत है। मैं इनको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पास गुजरात में अभी रिसेंटली आपने देखा हमारे पास 24 लोग जीते, जिसमें हमारे 5 हिंदू भाई बहन भी जीते। क्यों हमको वेस्ट बंगाल का हिंदू भाई हमारे को वोट नहीं देगा? क्यों ब्राह्मण हमको वोट नहीं देंगे? क्यों आदिवासी दलित हमको वोट नहीं देंगे? सब वोट देंगे, सब विकास चाहते हैं। लोगों ने देख लिया इनका ओरिजिनलिटी क्या है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कम्युनल राजनीति करते हैं, हेट्रेड की राजनीति करना जानते हैं। लोग एक दूसरे को गलत इल्जाम लगाना जानते हैं। इनके पास डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास लोगों को किस तरह से जॉब देना, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। अंजना जी, आज हम लोग एक विकल्प के तौर पर आ रहे हैं, लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिहार में एक्सेप्ट किया, हमको 21 जगहों पर लड़े, 5 हमारे एमएलए जीत कर आए। गुजरात में 40 जगहों पर लड़े, 24 हमारे कॉर्पोरेटर जीत कर आ गए। हिंदू भाई बहन हमारे जीत के आ रहे, हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट दे रहा है, तो इनको तकलीफ हो रहा है। अरे भाई साहब, आपका पूरा पर्दा फाश हो गया लोगों के सामने कि आप सिर्फ हेटरेट की राजनीति चला रहे हो, आप डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप सिर्फ देश के अंदर कम्युनल फेडरलिज्म की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते। आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया कि आप किस तरह डीजल पेट्रोल गैस का भाव नीचे लाएंगे। आप सिर्फ महिलाओं का अपमान कर सकते हो, महिलाओं को सम्मान आप नहीं दे सकते। आप महिला एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो, वो सिर्फ जुमले ही जुमले। हमने महिलाओं को देखा है अंजना जी, कल पुलिस की लाठियां खाते हुए बिहार असेंबली के बाद हमने देखा है, पूरे विजुअल्स आप तमाम के सामने। तो क्या यही महिलाओं का सम्मान रह गया? आज अगर पुलिस हमारे एमएलए को जूते मार रही है तो हमारा देश तो बदल रहा है अंजना जी। आज एमएलए को पुलिस जूते मार रही है, लोग प्रतिनिधियों को पुलिस जूते मार रही है, कल लोगों को भी मारेगी। लोगों ने जिनको जिताकर असेंबली में भेजा, आज उनको आप लोग मार रहे हो। अंजना जी, मैं 10 सेकंड आप मुझे दे सकते हैं क्या? डेमोक्रेसी के अंदर विपक्षों के सवाल भी नहीं उठा सकते। ये तो डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है बीजेपी के राज में। छवि बड़ी चीज होती है, उसी के आधार पर सिर्फ एक चुनाव 2 चुनाव नहीं, वो दशकों की आपकी विरासत बनती है। ठीक है, रागी जी इसका जवाब दे ले।
रागी जी। अंजना जी वारिस पठान जब बोल रहे थे तो मुझे एक ही बात याद आ रही थी। एक कहावत है, चलनी दूसे सूप के जिसमें सहस्त्र छेद। तो वारिस पठान की पार्टी जो आउटराइट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, वह भी कम्युनलिज्म के बारे में बात करे तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात देखिए, ममता बनर्जी का विकल्प नहीं है, ये कहना बड़ा मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसी बातों का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति अपना विकल्प स्वयं तैयार कर लेती है। सर आप बोलिएगा, मैंने आपका हस्तक्षेप नहीं किया था। सर बारिश जी आप बोले, मैं चुप रहा, तो आप थोड़ी सी देर चुप रहे। ठीक है, बीच में मत बोलिए बारिश जी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना कि ममता बनर्जी का विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है। 2019 के चुनाव में ही जो भारतीय जनता पार्टी को वोटों का प्रतिशत मिला, वो बताती है कि एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी है। आपसे नेक टू नेक फाइट में थी मतों के प्रतिशत को लेकर के। एक तीसरी बात जो मुझे गंभीर टिप्पणी करने के लिए प्रेरित कर रही है कि मुस्लिम वोटों के लिए जो 30% मुस्लिम वोट है, उसके लिए 3 पार्टियां आपस में प्रतियोगिता कर रही हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है, ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है, और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन कर रहा है। हैरानी की बात है कि 70% हिंदुओं के वोटों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। 70% हिंदुओं के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहां पर यह बात यह चल रही है कि मुसलमानों के लिए नहीं हुआ, उर्दू के लिए नहीं हुआ, अभी कहा जा रहा था। यानी कि आप ये मान करके चलते हैं कि मुसलमानों की अस्मिता और मुसलमानों की पहचान और उर्दू एक दूसरे के समानार्थक हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब चीजें यदि बंगाल के चुनाव में आती हैं और फिर इसके बाद कहा जाता है टेलीविजन डिबेट पे, अरे भाई हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। आपकी तो पार्टी ही कहती है, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ही शुरू में कह रही थी कि भाई हमारा तो 30% से ही 30% तो मुसलमानों का वोट के साथ हम शुरुआत ही कर रहे हैं। यानी कि यदि हम 20% भी हिंदुओं का वोट काट लेते हैं, ठीक है, ये इसी का जवाब रिजू दत्ता सुनिश्चित है। 2014 के चुनाव में जो मुसलमानों का प्रतिशत था वो 30% था, वो जाकर के 70% आया। रिजू दत्ता और हिंदुओं का 30% वाला मामला आप ही लोग लाए ना, पार्टी के पक्ष में 30% हमारे साथ है, आप ही सीना ठोकते हो ना। ठीक, मैं अंजना जी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। ठीक है 30% पे वो जवाब दे रहे हैं, 30% वाले मैच पे जरा जवाब दीजिए। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। AIMIM, AISF और बीजेपी सभी एक ही सिक्के के इधर उधर हैं। दे आर ऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी जो ये जो मुसलमान है ना, मुसलमान को चारा बना रहा है। 30% पर अपना सीना ठोकता है, आप किधर खड़े हैं ये बताइए। एक सेकंड सारे मत बोलिए, या तो इन लोगों को चिल्लाने दीजिए या मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ एक सेकंड प्लीज, बारी बारी से। रिजू दत्ता आप ही का जवाब सुन रहे हैं, लेकिन आपको सारे थाली के चट्टे बट्टे सुन। एक सेकंड सवाल सुनिए पहले, नहीं आप पहले सवाल सुनिए, भाषण मत दीजिए। आपने अभी कहा कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ISF हो, AIMIM हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो। आप कौन सी थाली के चट्टे बट्टे हैं सर? ये 30% पे जो अपना सीना ठोकते हैं, आपको लगता है आपकी जेब में है मुस्लिम वोटर, ये कौन सी थाली के हैं आप? मैं जवाब दे देता हूं। अंजना जी, हम लोग 2 टर्म से बंगाल में सरकार में हैं और आपको आपके वरिष्ठ पत्रकार है, हमने कभी भी धर्म कार्ड नहीं खेला है सरकार बनाने के लिए, ना ही अभी भी खेल रहे। और मैं आपको इतना बता दूं, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये RSS वाले हैं, ये लोग मुसलमान को चारा बना के हिंदू का शिकार कर रहे हैं। ये लोग हिंदू को तोड़ रहे हैं। और देश जब पूरा प्रो हिंदू हो जाएगा ना, अरे भाई बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट जो है वो आपका वोट बैंक बन सके, इसीलिए तो आप सीए का विरोध कर रहे थे। जो RSS आप इसीलिए तो सीए का विरोध कर रहे हैं, आप इसीलिए तो घुसपैठियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको बांग्लादेशी मुसलमानों का जो 30% वोट है उसको आप सुरक्षित। और पता है दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात क्या है, एक सेकंड अंजना जी एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कीजिए एक बार। आप लोग सब लोग ज्ञान बांट रहे हैं, सब ज्ञान बांटते हैं अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से, लेकिन रिजू जी एक सेकंड, अरे थोड़ा बताने तो दीजिए सर। फुरफुरा शरीफ में हूँ, जब लोकेशन पर पहुंची हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शक भी तो सुने और समझे। यहाँ पर सभी पार्टियों के नेता पहुंचते हैं, यानी सिर्फ लेफ्ट, कांग्रेस, TMC के तो पहुंचती ही हैं, तमाम नेता पहुंचते हैं। उसी के साथ बीजेपी के भी
अब तो मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। बीजेपी के भी नेता यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि एक धार्मिक वैल्यू है। और अगर आप फुरफुरा शरीफ को देखें तो एक तरह से धार्मिक सद्भाव कैसे हो, इसका भी एक प्रतीक माना जाता था। ये तो अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने सिरे से इस्तेमाल करती हैं और फिर उसका धार्मिक कट्टरवाद का चेहरा उजागर करती हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। मेरा सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर ये ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स के ही दूसरे हिस्से आप भी बनते जा रहे हैं। जब आप 30% पे पीक थपथपाते हैं, सिर्फ एक पार्टी को सांप्रदायिक कहने से क्या होगा? आप जय सिया राम भी बोलते हैं दबाव में। एक सेकंड, आप दबाव में जय सिया राम भी बोलते हैं, आप जय सिया राम भी बोलते हैं। चंडी पाठ पढ़ रही थी अंजना जी, सुनिए अंजना जी, स्टेज पर खड़े रहकर ममता दीदी चंडी पाठ पढ़ रही थी। अगर वही स्टेज पर खड़े रह के मैं कुरान की आयत पढ़ लिया होता, कोई किसी का धार्मिक प्रचार नहीं कर रहा है। एक बार संगीत रागी को दिखाइए, क्योंकि फिर यहाँ से वो तो बातचीत नहीं हो पाएगी, सबकी आवाज नीचे कर दिया मैंने। संगीत रागी प्रचार वो नेता कर रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अंजना जी उनका रेडिकल इस्लाम के व्यू के बारे में सबको पता है। बात सुनिए, उनके में ट्विस्ट मत दीजिए, ये आपकी पुरानी आदत है। बिल्कुल। और अब्बास सिद्दीकी क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो फिर पूछिए ना मुकुल रॉय क्यों आते हैं? मुकुल रॉय क्यों आते हैं ये बताइए। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपके मुकुल रॉय की होगी। बीजेपी के नेता आते हैं, आप फिर इसको गलत ट्विस्ट दे रहे हैं। आप इसको गलत ट्विस्ट दे रहे हैं, आप इसको संगीत रागी अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये सूट करता है। आपको लगता है कि आरएसएस में आपकी वाहवाही होगी, लेकिन यहीं से अब्बास सिद्दीकी जो निकल रहे हैं, वो अब्बास सिद्दीकी ये कहते हैं कि नुसरत जहां को हमने भेजा था इशू उठाने के लिए, वो तो वहां पे मेकअप करके घूमने लगी। तो किस तरह का कट्टरवाद है वो भी सारी दुनिया के सामने है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी जगहों पर तमाम पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, ये बताने पर आपको क्यों खलबली मच गई ये मैं नहीं समझ पाऊंगी। लेकिन हाँ, आपकी मजबूरी हम भी समझते हैं। सवाल ये है कि चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी नेता यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि अपने अपने तरीके से सब ये सोचते हैं कि इस इलाके में प्रभाव है। बदजुबानी का बर्मुडा ट्रायंगल, बंगाल के संग्राम, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। आज रात 8 बजे राज तिलक फुरफुरा शरीफ से ही, जहां पर जनता दागेगी सवाल, मंच पर खड़े नेताओं से। जरूर रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।